अहमदनगर का किला। अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944। हमें यहाँ आए हुए 20 महीने से अधिक समय बीत गया। मेरी 9वीं जेल यात्रा का 20 महीने से भी अधिक समय। अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूध के चांद ने यहाँ पहुंचने पर हमारा स्वागत किया। बढ़ते चांद का उजाला शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब यहाँ नया चांद उगता तो जैसे मुझे याद दिलाया जाता कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। ऐसे ही मेरे पिछले कारावास की अवधि में हुआ था, जो आलोक पर्व दिवाली के तत्काल बाद नए चांद के साथ शुरू हुआ था। चांद मेरी बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा। पहचान गहराने से मित्रता और बढ़ गई। वहीं मुझे दुनिया के सौंदर्य की, जीवन के ज्वार भाटे की याद दिलाता है। साथ ही इस बात की भी कि अंधेरे के साथ उजाला होता है और मृत्यु और पुनर्जीवन एक दूसरे के पीछे अंतरक्रम में घूमते रहते हैं। निरंतर बदलते रहने के बावजूद हमेशा वैसा ही होता है यह चांद। मैंने उसे उसकी विभिन्न कलाओं में और तरह तरह के मनोबलों में देखा। शाम की लंबाई होती परछाइयों में, रात के मौन पहरों में, और तब जब भोर के झोंके और गर्माहट आने वाले दिनों की आस बंधाते हैं। दूसरे जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां खोदकर तैयार करने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पहले बनाए गए मकानों के मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। इसमें प्राचीन स्मारकों के खंडर भी मौजूद थे, इसीलिए चूंकि यह इतिहास स्थल है। अतीत में इसमें कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भिसंधियां देखी हैं। भारत के पूरे इतिहास की दृष्टि से यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। घटनाओं की बेहतर संबंध में इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इनमें एक घटना औरों से विशिष्ट है और आज भी याद की जाती है। यह कि चांद बीवी नामक एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए तलवार हाथ में उठाकर अकबर की शाही सेना के विरुद्ध अपनी सेना का नेतृत्व किया। उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। इस अभागी धरती की खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और गुंबदे और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि अधिकारियों ने गहरी खुदाई करने और पुरातत्वविदों की खोजबीन करने की अनुमति नहीं दी और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। एक बार हमने एक तरफ दीवार पर पत्थर पर खुदे सुंदर सफेद कमल की आकृति मिली। शायद यह पत्थर दरवाजे के ऊपर रहा होगा। अब मैंने अपनी कुदाल छोड़कर उसके बदले में अपनी कलम उठा ली। मैं वर्तमान के बारे में तब तक नहीं लिख सकता जब तक मैं कर्म के माध्यम से अनुभव करने के लिए मैं आजाद नहीं होता हूँ। मैं
पैगंबर की भूमिका अपनाकर भविष्य के बारे में लिख सकता हूं। बचा रहता है अतीत, पर मैं बीती हुई घटनाओं के बारे में किसी इतिहासकार या विद्वान की विद्वतापूर्ण शैली में भी नहीं लिख सकता हूं। मैं उसके बारे में उसी ढंग से लिख सकता हूं जिस तरह से मैं पहले भी लिख चुका हूं। अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ उसका कोई संबंध स्थापित करके। गेटे में यह एक बार कहा गया कि इस प्रकार का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अतीत का दबाव, भला बुरा दोनों तरह का दबाव अभिभूत करता है। कभी यह दबाव दमघोटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। नीत्शे ने कहा था कि बीती हुई सदियों का विवेक ही नहीं, उनकी दीवानगी भी हमारे भीतर से फूट पड़ती है। उसका वारिस होना आवश्यक है। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या इन सब का किसी मानवता के दसियों हजार सालों के दौरान हासिल किया? उन सब का जिनके बारे में उसने विचार किया, महसूस किया होगा और जिन बातों से उसने खुशियां हासिल की। उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजय की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरतअंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और वह अब भी जारी है, हमें आकर्षित करती है। मैं इस सब का वारिस हूं, उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की समझदारी और साझेदारी है। पर हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है, लेकिन यह कोई अनोखी बात नहीं है, क्योंकि कई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता है। मानव जाति के लिए सभी बातें सामान्य हैं, अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इस विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे सिरे से मेरे मन में जगह बनाए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगती है मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श कर सकता हूँ। तो ये लिखा था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत एक खोज में प्रस्तावना के रूप में। इसके बाद मैं हर एपिसोड में आपको अपडेट करता रहूंगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। चैनल का नाम है हिस्ट्री 08 और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।